how to do preparations, how to do preparations for JEE एग्जाम। ये हमारा आज का टॉपिक है। किसी भी JEE एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशंस कैसे करें, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने इनिशियल स्टेज में। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे वीडियोस मेरे जूनियर्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है रेदर देन जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ के हैं या जो मेरे काफ़ी सीनियर्स होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे वो काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर चुके हैं। मेरा बेसिकली वीडियो उनके लिए है जो अभी इनिशियल स्टेज में। तो हमें अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी JEE तो उसको हम कैसे करें, तो इस पर बात करते हैं। यह समझ लीजिए कि एक है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना, एक है प्रिपरेशन करना और एक है सिलेक्शन लेना। तो आप इस वीडियो का नाम हाउ टू डू प्रिपरेशन के लिए सिलेक्शन कर लीजिए, हाउ टू गेट सिलेक्शन इन JEE एग्जाम। तो JEE एग्जाम में सिलेक्शन कैसे पाए, ठीक है। कई तरीके हो सकते हैं, बट जो मैं तरीका बताता हूँ उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको पता होगा कि कोई भी JEE एग्जाम होता है तो मोस्टली वो 2-3 पैटर्न पे होता है। एक पैटर्न क्या होता है, सिंगल पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है। उसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों आता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आता है। एक सिंगल पेपर होता है एक पैटर्न में। इसमें आपका 120 क्वेश्चन भी हो सकता है, 150 क्वेश्चन भी हो सकता है, 200 क्वेश्चन भी हो सकता है, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। 120, 150, 200 ऐसे 140 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछे जाते हैं। टेक्निकल का वेटेज ज्यादा रहता है, more number of questions, less number of questions। ज्यादातर एग्जाम में आप देखेंगे टेक्निकल के JEE के पेपर में, तो जो सिंगल पेपर वाले एग्जाम होते हैं उसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि ये तो हो गया सिंगल पेपर। अब 2 पार्ट का होता है, दूसरा होता है 2 पार्ट पेपर। अब ये 2 पार्ट पेपर क्या है, इसमें क्या होता है कि पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, ये नॉन टेक का होता है, नॉन टेक्निकल। और दूसरा स्टेज होता है सेकंड पेपर या सेकंड स्टेज कह लीजिए टेक्निकल का, तो जो ये पेपर होता है इसमें सिर्फ नॉन टेक्निकल पूछा जाता है और इसमें सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता है। तो ये 2 पार्ट पेपर इसको आप कह सकते हैं, और ये सिंगल पेपर जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल और 2 पार्ट पेपर नॉन टेक्निकल ये अलग अलग। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, इसका फिक्स नहीं होता। हो सकता है इसमें 100 क्वेश्चन दे दे फर्स्ट स्टेज में, 120 क्वेश्चन दे दे, 150 क्वेश्चन दे दे। इसी तरह सेकंड स्टेज में टेक्निकल में 100 दे दे, 120 दे दे, 150 दे दे, कुछ भी कर सकता है। और कहीं कहीं क्या होता है टेक्निकल सेकंड स्टेज का डिस्क्रिप्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव। तो अभी तो डिस्क्रिप्टिव को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में या तो डिस्क्रिप्टिव होता नहीं या तो होता नहीं, तो बहुत खत्म होता है। अभी फोकस उस पर करते हैं जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव। तो ये तो पेपर का पैटर्न होता है कि पेपर पूछा कैसे जाता है। अब सवाल ये है कि मेरा आपको इसको बताने का पर्पस क्या है, सीधा सीधा बताएं कि आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, जब तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आती, जब तक किसी चीज को आप समझ नहीं लेते, तब तक उसमें परेशानियां आएंगी। जब आप उसको समझ लेंगे,
मुझे लगता है रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं चश्मा उतार देता हूँ। जब तक आप इसको समझे नहीं होंगे तब तक क्या होगा कि इसमें समस्या आएगी आपको। जब किसी चीज को आप समझ लेते हैं, बारीकी से समझ लेते हैं, इस एग्जाम को जब आप समझ लेंगे तो इसको क्रैक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों समझना है? ये इसलिए समझना है क्योंकि जब आप एग्जाम को समझेंगे तो आपको पता होगा कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप अपनी पढ़ाई इस एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। नहीं ऐसे कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए इस एग्जाम को समझना बड़ा जरूरी है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। आयोग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन को कैसे कवर करें? अच्छा, जैसे कि अभी मैंने पिछले उसमें बताया कि सिंगल पेपर होता है और 2 पार्ट पेपर होता है। तो ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके सिंगल पेपर होते हैं। तो हमको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो सिंगल पेपर को दिमाग में रख के करनी है। तो सिंगल पेपर को दिमाग में रख के करनी है, इसका मतलब हमें टेक्निकल पे ज्यादा फोकस देना है। इस टेक्निकल को पढ़ने पे ज्यादा फोकस देना है रेदर देन कि नॉन टेक्निकल पोर्शन, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम सिंगल पेपर होते हैं और सिंगल पेपर में टेक्निकल क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है, यानी टेक्निकल क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और नॉन टेक्निकल के कम। तो इसलिए जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो टेक्निकल ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि टेक्निकल पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और साथ में नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना है क्योंकि वो भी उसका पार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेक्निकल के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं rather than नॉन टेक्निकल। तो अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन कि नॉन टेक्निकल को कैसे पढ़ें। तो नॉन टेक्निकल में 4-5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। 2-3 कॉमन सब्जेक्ट है। पहला जो कॉमन है वो है रीजनिंग। दूसरा जो कॉमन है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। तीसरा जो आपका कॉमन है वो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। उसके बाद में है आपका करंट अफेयर्स। ये तीनों कॉमन है। आप इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉमन है। नॉन टेक्निकल अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाएगा। ये तीनों हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ना तो जरूरी है लेकिन वो हर एक एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जैसे कि आपका चौथा सब्जेक्ट आता है मैथ्स, पांचवा सब्जेक्ट आपका हो गया मैथ्स के बाद इंग्लिश और छठवां सब्जेक्ट हो गया हिंदी। मुझे लगता है मोस्टली यही सब सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आपके आंसर साइंस में पूछा जाता है तो साइंस इसी जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस इसी में आप साइंस भी कर लेंगे, साइंस प्लस जीके। जनरल अवेयरनेस में भी साइंस आ गया, जीके आ गया, सबसे आ गया। तो बेसिकली नॉन टेक्निकल पोर्शन में 3 कॉमन होते हैं, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ये क्या कहते हैं, पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो अब सवाल ये है कि इनको कैसे पढ़ा जाए या इनको पढ़ने का क्या तरीका है। तो देखिए तमाम तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मुझे लगता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए, या किसी भी स्टेज पे हैं तो कम से कम तो ये करना ही चाहिए। आप एक ऐसी बुक लीजिए जिसमें ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड।
यानी कि सारे के सारे टॉपिक जो पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो उस बुक में। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पढ़िए। अगर आप किसी कोर्स को परचेज करके पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स को परचेज करके पढ़िए। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या किसी कोर्स को परचेज करके पढ़ते हैं, इन दोनों ही केस में आप उसका जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसका नोट्स जरूर बना लीजिए। क्योंकि अगर आपने देख लिया तो कुछ टाइम तक तो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन नोट्स नहीं बनाया उसका तो फिर दिमाग से स्लिप हो जाएगा, फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो बार बार ढूंढने में प्रॉब्लम होगी और वीडियो देखना टाइम लगने में होगी। इसलिए अगर वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिए, ताकि एक बार मैंने नोट्स बना लिया उसी नोट्स को बार बार पढ़ते रहें। तो एक तो तरीका ये हो गया, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बुक्स में शायद उतना बेहतर तरीके से नहीं दिए हैं जितना ऑनलाइन पढ़ा दिया जा रहा है यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो एक वो तरीका हो सकता है, या सिंपली अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो आप बुक से पढ़ लीजिए। अब बुक से पढ़ने का फायदा क्या है? देखिए, बुक से पढ़ने का फायदा ये है कि अब एक साथ में अब क्या होता है ना, अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको कोर्स परचेज किए, आपने नोट्स बनाया, तो नोट्स बनाने टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, सिर्फ ये रीजनिंग ही तो है नहीं, ये तो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, ये 6 तो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हो गए। इसी तरह जब आप टेक्निकल में आएंगे तो इसमें भी लगभग जितने भी डिप्लोमा सब्जेक्ट है वो अराउंड 30 सब्जेक्ट के आसपास है, 30 सब्जेक्ट्स के आसपास है इसमें। तो अगर सारे सब्जेक्ट का नोट्स हम बनाने बैठेंगे तो लगभग 2 साल तो नोट्स बनाने में लग जाएगा, तब जाके सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनेगा। और वो नोट्स आप बना कहां से रहे होंगे? किसी न किसी किताब के रेफरेंस से, किसी न किसी टीचर के रेफरेंस से, किसी न किसी ऑनलाइन लेक्चर के रेफरेंस से। तो होता क्या है, ज्यादातर हम यही गलती कर बैठते हैं कि हम पहले अपने शुरुआती टाइम, जो पीक टाइम होता है प्रिपरेशन का, जब हम पास आउट होकर निकलते हैं, अच्छा ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये उनके लिए ज्यादा रिलेवेंट है जो पास आउट होकर निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। मैं सजेस्ट ये करूंगा, जब तक आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, मस्ती से पहले अच्छे से डिप्लोमा कर लीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन करिएगा। इसलिए क्योंकि वो टाइम आपका रिटर्न वापस नहीं आएगा। और मजेदार बात यह है कि हम सब प्रिपरेशन करते हैं कि जब हम प्रिपरेशन करके कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मजेदार बात यह है कि लाइफ जब आप कॉलेज में हैं तभी ज़्यादा अच्छी है, या ऐसे कह लीजिए कि आप जिस मोमेंट में हैं उसी मोमेंट में जो लाइफ है वही अच्छी है। आगे आने वाला लाइफ हमको लगता है कि अच्छा होगा, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा ही होगा। हो सकता है वो आपकी जो आज की परिस्थिति है उससे भी बेकार परिस्थितियां फ्यूचर हो सकती है। तो एक्चुअल में जो लाइफ आपकी है, जिस मोमेंट में आप हैं वही आपकी एक्चुअल लाइफ है, ना आपका पास्ट लाइफ है ना फ्यूचर लाइफ है, जिस मोमेंट में है आप वही लाइफ है। तो एटलीस्ट हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप जब कॉलेज में पढ़ रहे हो तो अच्छे से अपना पढ़िए लिखिए, एंजॉय करने से अच्छे से एंजॉय करिए जी भर के, ताकि जब आप प्रिपरेशन करने निकलिए तो आपको ये ना लगे कि हम कॉलेज में प्रिपरेशन करते रह गए, बाहर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ये ना, कॉलेज में अपना अच्छे से कॉलेज का पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे आप डीप में पढ़ने पर फोकस करिए। कॉलेज में अगर आप पढ़ने पे फोकस करना चाहते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिटिव जाकर फोकस मत करिए, वहाँ पे आप डीप पे फोकस करिए कि वहाँ डीप में चीजों को पढ़ लो, जितना डीप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास टाइम होगा डीप में चीजों को पढ़ने का, तो वहाँ डीप में पढ़िए। लेकिन जैसे आप पास आउट होकर निकलते हैं, अब आपके पास टाइम नहीं है डीप में पढ़ने का, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि 1 साल 1.5 साल 2 साल लोग नोट्स बनाते रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स बनाने से बचिए, या नोट्स उन्हीं चीजों का बनाइए जो आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं है, या बुक्स में अवेलेबल है लेकिन बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है। जितना कम से कम हो उतना लिखिए, या अगर कोई ऐसी चीज है जो उस टॉपिक से रिलेटेड हल्की फुल्की तो आप उसको बुक में ही लिख लीजिए, अलग से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने में अननेसेसरी आपका टाइम लगता है। मान लिया कि आपने डिप्लोमा पास आउट किया, अब आपने प्रिपरेशन करना चालू किया, तो 1.5 से 2 साल, लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल तो आप नोट्स बनाने में लगा देते हैं।
मिनिमम 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते हैं नोट्स बनाने में हर एक सब्जेक्ट के। तो 1.5 साल तो कुछ पढ़ाई हुई नहीं, 1.5 साल तो नोट्स ही बनाते रहे और आप अपने प्रिपरेशन में उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो इस टाइम को तो काउंट ही नहीं करते क्योंकि आपका टाइम तो नोट्स बनाने में चला गया। तो नोट्स बनाने में आपको नहीं जाना है अनटिल अनलेस कि वो चीज बुक में ना हो या कहीं नहीं मिल रही। बुक में अगर है तो कोई जरूरत नहीं नोट्स बनाने की, उससे बेहतर है कि आप उसमें पढ़िए, वहां लिखाया है जैसे लिखा है वैसे पढ़ लीजिए, वहां अननेसेसरी आप टाइम देते हैं। तो ये पहली गलती है कि जो हम नोट्स बनाने बैठते हैं एक्चुअल में वो कॉलेज टाइम पे जब आप पढ़ रहे हैं तो वो बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं अपना। वहां पे भी नोट्स अगर बनाना है तो इस तरीके से बनाना है उसको समझ के बनाना है। और जब आपने डिप्लोमा पास आउट कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, बुक्स बहुत सफिशिएंट है और बनाने के लिए तो सिर्फ उनकी जो बुक्स में नहीं है। ये तो नोट्स पे आ गए। तो रीजनिंग की मैं बात कर रहा था। तो रीजनिंग में जो आपको ध्यान देना है कि कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें सारे टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा? पढ़ने का तरीका होगा कि आपको बहुत समझना नहीं है, बहुत ज्यादा समझने पे नहीं जाना है, बस उसमें उसके कुछ थ्योरी दिया होगा चैप्टर से रिलेटेड और उसमें 2-4 एग्जांपल्स दिए होंगे उनको पढ़ लीजिए और ऐसे ही एक बार पूरा खत्म कर लीजिए। प्राइमरी स्टेज पे आपको ये करना है। क्या किया? बुक उठाया, उसके टॉपिक्स देखे, टॉपिक के अंदर के थ्योरी देखा, थ्योरी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन किए, उसमें एग्जांपल्स दिए होते कोई भी आप बुक परचेज कर सकते हैं और उसको किया, आगे बढ़ गए दूसरे चैप्टर पे। उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं निकलना है। अब सवाल ये है कि क्यों एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है? इसका रीजन ये है कि किसी भी एग्जाम में मैं जो अभी बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एग्जाम में ये बात हमेशा याद रखनी है कि उसको इससे मतलब नहीं है कि आपने किस टॉपिक को कितना अच्छे से पढ़ा है। किसी भी एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सारा टॉपिक पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता बल्कि सारे टॉपिक से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। फिर से सुनिए बात को, किसी भी एग्जाम में किसी एक टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता बल्कि सारे टॉपिक से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग को क्या करना है कि हर एक टॉपिक को पढ़ना है, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़े। सारा कुछ जो कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको पढ़ना है, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़े। इस बात को समझ लीजिए। हम क्या करते हैं किसी एक टॉपिक को पकड़ते हैं उसमें बहुत डीप पे जाने लगते हैं, जो कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो आपको ऐसे डीप में जाने की जरूरत नहीं, वो डीप में पूछता ही नहीं। और जब भी आप क्वेश्चंस देखें तो पेपर के क्वेश्चंस देखिए जो एग्जैक्टली पूछा होता है। कई बार हम मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस देखने लगते हैं, उसका सोचते हैं ये तो बहुत डीप में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो पेपर से एनालाइज करिए। तो आपको कोई भी बुक ले लेनी है, उसके बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बुक्स लेनी है, उसके चैप्टर लेने हैं, उसकी थ्योरी पढ़नी है और उससे रिलेटेड 2-4 एग्जांपल सॉल्व किए, पहले पूरा खत्म कर लिया रीजनिंग। मतलब अब आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो कि आपको जितना भी आपके पास टाइम मिले, जिस हिसाब से भी आपके पास टाइम है, आपको परिस्थितियों के हिसाब से जितना भी आपको टाइम मिले उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं किसको कितना पढ़ना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर टाइम है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट टेक्निकल पढ़ने के लिए, दूसरा पार्ट नॉन टेक्निकल पढ़ने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ।